नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 10 एक दिन की बादशाहत पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस कहानी का हम शीर्षक जान लेते हैं। बादशाहत जो शब्द है वो आया है बादशाह से। बादशाह यानी कि राजाओं का राजा, वेरी बिग किंग। ये शब्द बादशाह से आया है और इसका अर्थ ये है कि बादशाह के द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी के अनुसार हुक्म चलाना, और जो भी बादशाह बोला करते थे चाहे वो पसंद आए ना आए, उनके सारे सिपाहियों को, प्रजा को उनकी बात माननी पड़ती थी। तो इस कहानी में भी हम एक ऐसी घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं जब किसी को ये बादशाहत मिलती है एक दिन के लिए, और वो इसका कैसे कैसे उपयोग करता है, अपने कौन कौन से हुक्म चलाता है। इस कहानी को लिखा है जिलानी बानो ने। इस कहानी में आप बहुत सारे उर्दू शब्द पढ़ने वाले हैं और इसी उर्दू कहानी को बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है लक्ष्मी चंद्र गुप्त के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मज़ेदार कहानी को, जिसे पढ़ के हमें बहुत मज़ा आने वाला है। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। फ़ौरन का मतलब है एकदम जल्दी से, क्विकली सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी। ऐन उस वक्त मतलब ठीक उसी समय आती थी जब ये दोनों बच्चे दोस्तों के साथ बैठ के कव्वाली गा रहे होते थे। कव्वाली एक समूह में गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत होता है। तो शायद आपने इस तरीके के गाने को फिल्मों में देखा होगा। इसमें कुछ गाने गाए जाते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में गाया जाता है। और आरिफ और सलीम इस फैमिली के दो बच्चे हैं जो अपने दोस्तों के साथ जब भी बैठकर कव्वाली गा रहे होते हैं, ठीक उसी समय अम्मी आती है, उनकी मम्मी आती है और उनको आवाज़ लगाती है कि चलो चलो फ़ौरन सो जाओ, अभी के अभी सो जाओ। या फिर सुबह बड़े मज़े में जब वो आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं, मतलब जब वो सुबह सुबह मीठी नींद में सोए हुए आइसक्रीम खा रहे होते हैं, तब उन्हें आवाज़ आती है। किसकी आवाज़? आपा की आवाज़ आती है। आपा यानी कि बड़ी दीदी। बड़ी दीदी आती है और उन्हें झिंझोड़ कर जगा देती है, ज़ोर ज़ोर से हिला हिला कर जगा देती है कि जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। कभी मम्मी की आवाज़ आती है, कभी दीदी की आवाज़ आती है। रात को सोते समय मम्मी आवाज़ लगाती है कि जल्दी सो जाओ, और सुबह को नींद पूरी नहीं होती तो भी दीदी उठा देती है कि जल्दी उठो, सुबह हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी, यानी कि दोनों बहुत ही परेशान थे। हर वक्त पाबंदी मतलब हर वक्त रोक टोक, सभी उन्हें रोकते थे, ये मत करो, वो मत करो। हर वक्त तकरार यानी कि हर वक्त झगड़ा कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। अपनी मर्जी से ये बच्चे चू भी ना कर सकते थे। चू भी ना कर पाना मतलब अपने दिल से, अपने मन की मर्जी का कुछ भी नहीं कर पाते थे आरिफ और सलीम। कभी आरिफ को गाने गाने का मूड आता, कभी उसे गाने गाने का मन करता, तो भाईजान डांटते। भाईजान यानी कि बड़े भाई उन्हें डांट देते, चुप होता या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। मेंढक की आवाज़ कैसी होती है? टर टर टर। तो जब भी आरिफ का मन गाना गाने का करता है तो बेचारा गाना भी नहीं गा पाता। आरिफ के बड़े भाई उसे डांट देते हैं। बाहर जाओ तो मम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रज़िया इन बच्चों की मम्मी का नाम है। दादी इन बच्चों की मम्मी को बोलती है कि अरे रज़िया, ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। हाँक देने का मतलब होता है कि आवाज़ करके पुकार के बाहर निकाल दो। जैसे कि आपने शायद शेफर्ड को देखा होगा, गांव में अक्सर जब गाय, बकरी या फिर भैंस को शेफर्ड लेके जाता है कहीं पे, तो वो यहाँ वहाँ ना चले जाए, एक साथ रहे, तो कैसी आवाज़ निकालता है शेफर्ड? हुर्र, टो टो टो, ऐसे ऐसे करके उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो वैसे ही दादी भी कहती है, रज़िया इन बच्चों को बाहर हाँक दे, यानी कि इन बच्चों को जल्दी से बाहर निकाल दे। चूज़े यानी कि मुर्गी के बच्चे। तो बच्चों को भी लगता है कि हम जैसे बच्चे नहीं हुए, हम मुर्गी के चूज़े हो गए, कि हमें इस तरह चूज़ों की तरह हाँक हाँक कर बाहर निकाला जा रहा है घर से।
क्योंकि ये दोनों जब बाहर खेलने जाते हैं तो मम्मी डांटती है, बाहर क्यों जा रहे हो, घर पे रहते हैं तो दिमाग फटा जा रहा है, ऐसे करके दादी डांटती है। और कभी कभी तो बड़ी दीदी और बड़े भैया भी डांट देते हैं। बड़ी दीदी सुबह को जल्दी जल्दी उठा देती है और बड़े भैया तो हमें अपने मनमर्जी का गाना भी गाने नहीं देते। इतने सारे पाबंदियों के बाद बच्चों का मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। पाबंदियों मतलब ये जो रोक टोक चल रहा था, इन दोनों से बचने के लिए ये दोनों बच्चे घंटों बैठ के आपस में तरकीबें, कुछ उपाय या कोई तरीका सोचा करते थे कि शायद कुछ आइडिया मिल जाए। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। जैसे इन्हें लगता था कि सारे घर वाले हमेशा इन्हें रोकते रहते थे, ये मत करो वो मत करो। लिहाजा इसलिए इन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक प्लान बनाई और अब्बा की खिदमत में, अब्बा यानी कि इनके पिताजी, उनके खिदमत में, उनकी सेवा में उन्होंने एक दरख्वास्त पेश की। इन दोनों बच्चों ने एक एप्लीकेशन टाइप की, किसी को एक बात बताने के लिए एक निवेदन करना, रिक्वेस्ट किया, एक रिक्वेस्ट पेश किया कि एक दिन इन दोनों बच्चों को उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं। अधिकार यानी कि हक इन दोनों बच्चों को दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। बच्चों ने ये कहा कि पिताजी, एक दिन के लिए हम दोनों को घर के बड़ों जैसे अधिकार दे दिए जाएं, यानी कि घर के बड़े जैसे डिसीजन लेते हैं, जैसे सारे फैसले लेते हैं, हमें भी वो हक दे दो और घर के सभी बच्चों को हम जैसे छोटे बच्चे हर काम को मानते हैं ना, वैसे ही इस घर के सारे बड़े लोग छोटे बन जाएं। ऐसा इन दोनों बच्चों ने पिताजी को दरख्वास्त पेश की, रिक्वेस्ट किया। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। मम्मी ने उनकी बात सुन ली और मम्मी ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है शोर मचाने की, उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। जैसे अम्मी को आदत थी हर बात पे डांटने की, तो अपनी आदत के जैसे ही मम्मी ने फिर से दोनों बच्चों को डांट दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है इतनी बदमाशी करने की, चुपचाप बैठो और पढ़ाई करते रहो। लेकिन अब्बा ना जाने किस मूड में थे, शायद पापा बहुत अच्छे मूड में थे। ना सिर्फ मान गए, बच्चों ने पापा के सामने जो रिक्वेस्ट रखी थी, ना सिर्फ पापा उस रिक्वेस्ट को मान गए, बल्कि यह इकरार भी कर बैठे। इकरार यानी कि इस चीज़ को मान भी गए, स्वीकार कर लिया कि कल दोनों को हर किस्म के, हर प्रकार के अधिकार भी मिल जाएंगे, हक मिल जाएंगे। तो आज पिताजी का मन किया कि इन दोनों बच्चों की बात एक दिन के लिए मान लेते हैं और एक दिन के लिए इन दोनों बच्चों को बड़ों के सारे हक दे देते हैं, हर तरह के अधिकार बच्चों को दे देते हैं और हम सारे बड़े बच्चे छोटे बन जाएंगे और ये दोनों बच्चे बड़े बन जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने मम्मी को झिंझोर डाला, यानी कि मम्मी को जल्दी से उठा डाला। सुबह होने में बहुत देर थी। मम्मी यूजुअली जिस टाइम पे उठा करती थी उतने बजने में कुछ घंटे बाकी थे। सुबह होने में कई घंटे थे। यहाँ पे घंटों का मतलब मेनी आवर्स बाकी थे, लेकिन फिर भी आरिफ ने मम्मी को झिंझोड़ कर, हिला हिला कर उठा डाला, ठीक उसी तरह से जैसे उसे उठाया जाता था कि अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए, जबकि उठने का समय भी नहीं हुआ था। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे। झापड़ यानी कि एक थप्पड़ जोर से रसीद कर, यानी कि मार कर मैं फिर से सो जाऊं। मगर मम्मी को याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। मम्मी को याद आया कि आज तो उन्हें छोटा बन के रहना है और बड़ों के सारे अधिकार तो इन बच्चों को मिल चुके हैं। इसीलिए अम्मी को आरिफ की बात माननी पड़ेगी। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो दादी ने सुबह को अपनी प्रेयर की, नमाज पढ़ा, दवाएं खाईं और उसके बाद बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। हरीरा एक तरह का शरबत होता है। तो जैसे ही दादी ने शरबत पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें जल्दी से रोक लिया। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। तौबा यानी कि हद है दादी।
कितना हरीरा पिएंगी, इतना कोई पीता है क्या, इतना पिएंगी तो पेट फट जाएगा। और दादी को आ गया गुस्सा। दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए, लेकिन फिर दादी को भी याद आ गया कि अरे आज के दिन तो मुझे भी बच्चा होके रहना है और बच्चों के सारे अधिकार तो बड़ों को मिल चुके हैं और बड़ों पे तो हम हाथ नहीं उठा सकते। तो दादी ने अपने उठाए हुए हाथ को रोक लिया। उसके बाद क्या हुआ, नाश्ता मेज़ पर आया। नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट उनके टेबल पे आया, मेज़ पर आया। तो आरिफ ने खानसामा से कहा, खानसामा का मतलब है रसोइया, जो उनके घर में खाना पकाता था। तो आरिफ ने उस रसोइये से कहा कि अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सब को दे दो। इन सब में कौन आते हैं, इनके मम्मी पापा दादी, बड़े भाई और बड़ी दीदी, इन सब को दलिया और दूध बिस्कुट दे दो। और हम बच्चों को, आरिफ और सलीम को क्या दे दो, अंडे दे दो और मक्खन दे दो। तो फिर क्या हुआ, आपा ने, बड़ी दीदी ने कहर भरी नज़रों से उन्हें देखा। कहर भरी नज़रें मतलब एकदम गुस्से से भरी हुई आंखों से आरिफ और सलीम की तरफ देखा कि यह कुछ भी किए जा रहे हैं ये दोनों। मगर आपा बेबस थी, बड़ी दीदी लाचार थी, मतलब कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। तरमाल क्या होता है, तरमाल दूध घी मेवे से बनी हुई हलवा पूरी मिठाई, इस तरीके के खाने को तरमाल कहा जाता है, जो बहुत ही रिच, बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन आपा हर रोज़ इस तरीके के खाने को प्रेफर करती थी, वो खुद खाती थी, पेट भर के खाती थी। लेकिन आज ये सब खाना पीने का सामान कौन खा रहे हैं, आरिफ खा रहे हैं, आरिफ और सलीम खा रहे हैं। तो दीदी को आया बड़ा गुस्सा कि आज वो तरमाल अपने लिए नहीं रख पा रही थी। उन्होंने बड़े गुस्से से उन दोनों को घूरा, यानी कि स्टेयर किया। लेकिन वो बेबस थी, क्योंकि उन्हें भी याद आया कि आज के दिन तो उनके भी अधिकार छीने जा चुके हैं, वो भी बच्चों को डांट नहीं सकती, उन्हें भी चुपचाप वही खाना पड़ेगा जो आरिफ और सलीम कह रहे हैं। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी को उन्हें रोक दिया। अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। जब कोई पान खाता है, चबाता है, तो उसके दांत में रेडिश टिंट और ग्रीनिश लीफ का जो ग्रीन पोर्शन होता है वो दांत में फंसता है, अटकता है ना, तो मुंह जैसे ग्रीन और रेड पूरा ऐसे कलर हो जाता है। तो सलीम ने भी मम्मी को जैसे ही टेबल पे देखा वैसे ही मम्मी को रोक लिया खाना खाने के पहले कि अम्मी ज़रा अपने दांतों को देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। तो मम्मी ने क्या बोला, मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। मांजना क्या होता है, दांतों को साफ़ करना, घिसना या मांजना, टीथ को ब्रश करना। लेकिन अम्मी ने क्या कहा, मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, मैं तो ब्रश कर चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, सलीम की बात को अवॉइड करना चाहा, लेकिन सलीम तो नहीं छोड़ेगा। उसने बोला, नहीं, चलिए उठिए। अम्मी अपना निवाला तोड़ चुकी थी। निवाला क्या होता है, अम्मी खाना बैठी थी ना, तो अम्मी एक बाइट ले चुकी थी। निवाला उतना भोजन होता है जितना एक बारी में हम बाइट करते हैं, अपने मुंह में लेते हैं। तो मम्मी एक बाइट ले चुकी थी, उनके मुंह में ऑलरेडी एक बाइट जितना खाना था। लेकिन फिर भी सलीम ने मम्मी को धक्का मार के उठा ही दिया। मगर सलीम ने ज़बरदस्ती, बिना मम्मी के मर्ज़ी के, मम्मी उठना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़ के उन्हें उठा ही दिया कि जाओ अपने दांत फिर से साफ़ करके आओ, ब्रश कर आओ। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर, गुसल खाने यानी कि बाथरूम में जाते देखकर सब हंस पड़े, सबको हंसी आने लगी। जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे, क्योंकि रोज़ क्या होता था, जैसे ही सलीम ब्रेकफास्ट करने बैठता था, मम्मी उसे टोक देती थी कि अरे सलीम, तुमने ठीक से ब्रश नहीं किया, दांत गंदे हो रहे हैं, जाओ पहले जल के ब्रश करके आओ, उसके बाद खाना खाओ। तो आज जब सलीम ने खुद वही चीज़ की जो उसकी मम्मी किया करती थी, तो बाकी सब लोग जब देखने लगे तो उन्हें हंसी आ गई। सब हंस पड़े कि रोज़ जैसे सलीम को ज़बरदस्ती भगा के
सभी हंसते थे, वैसे आज सलीम की वजह से मम्मी को भी ब्रश योर टीथ करना पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर सलीम वह अब्बा की तरफ मुड़ा। ज़रा अब्बा की गत देखिए। गत यानी कि अब्बा की हालत तो देखिए। बाल बड़े हुए, एकदम लंबे लंबे बाल हो रहे हैं। शेव नहीं की, शेव यानी कि दाढ़ी नहीं काटी आपने। कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले, यानी आज इतना गंदा कर दिया। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? सारे कपड़े गंदे कर देते हैं अब्बा। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया, यानी कि अब्बा को बहुत ज़्यादा हंसी आई। अब्बा को हंसी क्यों आई डांट सुन के? क्योंकि अब्बा डेली इसी अंदाज में बच्चों को डांटा करते थे। तो जब अब्बा ने देखा कि उनकी नकल उतारी जा रही है, बच्चे उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, उन्हें कॉपी कर रहे हैं, तो यह देख के अब्बा को बहुत हंसी आई। हंसते हंसते बुरा हाल हो गया, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा हंसी आई, पेट में दर्द होने लगा। अब्बा ने कहा, आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं सबकी, कि ये दोनों बहुत अच्छी कॉपी कर रहे हैं सबकी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए, यानी कि अब्बा के कपड़े सचमुच में गंदे हो रहे थे। तो उन्हें अपने ऊपर शर्म आ गई, लज्जित हो गए वे कि सचमुच में ही तो मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, कि बच्चे सही तो बोल रहे हैं। तो उन्हें अपने ऊपर लज्जा आ गई, शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद फिर क्या हुआ? जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठकर अपनी नई गज़ल जो एक प्रकार का गीत होता है, लहक लहक कर सुना रहे थे। लहक लहक के सुनाना यानी कि खुश होके, एकदम बल खा के सुना रहे थे अब्बा। तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। तो जिस तरीके से बच्चों को बोला जाता था कि बच्चों गाना गाना बंद करो, जल्दी से स्कूल जाओ, तो उसी अंदाज में आरिफ ने भी आज अपने अब्बा को बोला कि अब्बा बस कीजिए, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। तो बच्चों ने भी अब्बा को अपने दोस्तों के बीच में से उठा दिया। अब्बा को थोड़ा गुस्सा आया। चू चू चुप! अब्बा डांटते डांटते रुक गए, क्योंकि अब्बा को याद आया कि आज तो उनके अधिकार भी छीन लिए गए हैं, उन्हें बच्चों की बात माननी है। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए, पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। तो अब्बा का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वहाँ से उठने के लिए, इसीलिए वो बेबस होके विवशता के साथ उन्हें उठना पड़ा। कैसे? गज़ल की जो पंक्तियाँ वो गा रहे थे, उनकी पंक्तियाँ अधूरी छोड़ते हुए, गाने को, गज़ल को पूरा किए बिना इनकम्प्लीट छोड़ते हुए, दांतों में दबाए हुए, यानी कि अपनी बात को पूरा ना कर पाए हुए ही पांव पटकते गुस्से में आरिफ के साथ हो लिए। यानी कि आरिफ ने जो उठने को वहाँ से बोला था, आरिफ के साथ वो चल पड़े। अब ऑफिस जाने के पहले पापा ड्रेसअप हुए, फिर अपनी वाइफ को बोला, बच्चों की माँ को बोला, रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। बच्चों ने कहा, 5 रुपए का क्या होगा? क्या करेंगे आप 5 रुपए का? कार में पेट्रोल तो है, फिर क्या करेंगे पैसों का? पेट्रोल को तो फिर से भरना नहीं पड़ेगा। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। तुनक कर यानी कि एकदम क्विकली। जैसे ही पापा का बोलना ख़त्म हुआ, वैसे ही आरिफ ने कहा, तुनक कर अब्बा को बोला कि अरे पापा 5 रुपए का क्या होगा? कार में पेट्रोल तो है। वैसे ही आरिफ ने अपने अब्बा की नकल उतारी, उनकी कॉपी की। जैसे अब्बा जान कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। तो जब ये बच्चे भी पापा से कहा करते थे कि पिताजी हमें थोड़ा इकन्नी दे दीजिए, हमें थोड़ा टॉफ़ी खाना है। इकन्नी क्या होता है? इकन्नी 1 आना होता है, मतलब कि 1 रुपया अगर 100 पैसा है, 100 पैसा का अगर हम 16th पार्ट करेंगे तो जितना हिस्सा बनेगा वो होता है इकन्नी, दैट इज़ 6.25 पैसा। तो बच्चे भी जब बोला करते थे कि पापा हमें टॉफ़ी खानी है, इकन्नी दे दीजिए, तो पापा भी बोला करते थे कि इस महीने का पॉकेट मनी, जेब खर्च तो तुम ले चुके हो, तो फिर से इकन्नी क्यों चाहिए? पापा नहीं दिया करते थे। तो उसी तरह आज आरिफ ने भी अब्बा की नकल उतारी कि पापा कार में पेट्रोल तो है, तो फिर आप 5 रुपए का क्या करोगे? हुआ ना कितना मज़ेदार बात।
थोड़ी देर बाद खानसामा आया, जो उनके यहाँ रसोइया था, खाना पकाता था। वो थोड़ी देर बाद आया और उसने मम्मी से पूछा, बेगम साहब, बेगम यानी कि घर की जो लेडी है, मैडम है, जो थी आरिफ की मम्मी, सलीम की मम्मी। खानसामा ने, रसोइये ने आरिफ की मम्मी से पूछा कि आज क्या पकेगा। मम्मी ने बोला, आलू बनेगा, गोश्त बनेगा, कबाब बनेगा, मिर्चों का सालन बनेगा। गोश्त, आलू तो आपको पता ही है, पोटैटो, गोश्त यानी कि नॉन वेज, मटन। कबाब बनेगा, मिर्चों का सालन बनेगा। सालन क्या होता है? एक मसालेदार तरकारी होती है, ये सब बनेगा। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू कर दिया, जैसे रोज़ रसोइया पूछता था और मम्मी बताती थी, जैसे कि मम्मी हर रोज़ बताती थी क्या क्या बनेगा। तो वैसे ही बच्चे बोले, नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ, क्योंकि आज आदेश देने का हक तो बच्चों का पास था। फिर मम्मी ने कहा, लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह से सब्र ना कर सकी। सब्र ना करना यानी कि मम्मी धैर्य नहीं रख पाई, पेशेंस नहीं रख पाई कि अरे मिठाइयों के साथ हम रोटी कैसे खाएंगे? सलान बनेगा, कुछ तरकारी बनेगी तो एटलीस्ट रोटी खा लेंगे। लेकिन फिर बच्चों ने बोला, जैसे हम हर रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, जैसे हम हर रोज़ मसालेदार तरकारी से रोटी खाते हैं, वैसे ही खा लेंगे। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि बच्चे रोज़ डेली एक ही तरकारी खाते खाते परेशान हो गए थे। इसीलिए बच्चों ने आज बोला कि नहीं, आज मीठे चावल बनेंगे, गाजर का हलवा बनेगा और गुलाब जामुन बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा। दोनों ने एक साथ कहा, आरिफ और सलीम ने एक साथ कहा। ये बातें तो खानसामा बच्चों और मम्मी के बीच चल रही थी, और पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? दूसरी तरफ यानी कि दूसरी ओर दादी माँ जो बैठी हुई थी, दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। तू मैं यानी कि किसी से बहस कर रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। दादी मतलब इतने ज़ोर से बहस कर रही है किसी के साथ, इतनी आवाज़ हो रही है, उस शोर से मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा, जैसे बच्चों के शोर के कारण हमेशा दादी अपने सिर को अपने हाथों से पकड़ के बोला करती थी, अरे बाप रे, ये बच्चे कितना शोर करते हैं। तो ठीक उसी अंदाज में आज आरिफ भी बोला कि ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग ही पिघलाए दे रही है। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। पंजे झाड़ के पड़ना यानी कि बुरी तरीके से मेरे पीछे पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। खून के घूंट पीकर रह जाना यानी कि गुस्से को मन में दबा लेना, क्योंकि दादी को इन बच्चों की बात सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन जब अब्बा ने उन्हें समझाया कि एक दिन की ही तो बात है माँ, इन बच्चों को बड़ों के अधिकार दे दिए गए हैं, आज एक दिन के लिए आप गुस्से को रोक लीजिए। तो दादी भी खून का घूंट पीकर यानी कि अपने गुस्से को अपने मन में दबाकर ही चुप हो गई। उसके बाद बड़े भैया आए, बच्चों के बड़े भैया। कॉलेज का वक्त हो रहा था, तो बड़े भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज़ को आरिफ सलीम से बचाते हुए दालान में आए। दालान यानी कि अपने घर के बरामदे में आए। भाईजान बोले, अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। यही बड़े भैया ने अपनी मम्मी से कहा। तो वैसे ही पीछे से आरिफ ने सुन लिया, खबरदार, खबरदार यानी कि सावधान हो जाइए। आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। आंखें निकालने यानी कि गुस्से से देखकर अपने बड़े भैया को बोला, कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब हैं। इम्तिहान यानी कि आपके एग्ज़ाम्स पास ही हैं, करीब ही हैं, और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। घर में रहेंगे तो कुछ पढ़ाई कर पाएंगे, जबकि हर वक्त आप सिर्फ बाहर ही घूमते रहते हैं। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे बड़े भाईजान इन दोनों बच्चों को खेलने से मना किया करते थे, वैसे ही उसी अंदाज में आज बच्चों ने भी अपने बड़े भाई को कहा कि इम्तिहान करीब है, कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने जाने की दोस्तों के साथ,
कोई ज़रूरत नहीं है सैर सपाटे करने की, आप घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए। पहले तो भाईजान का मन किया कि एक करारा हाथ मारे। करारा हाथ मतलब ज़ोर का थप्पड़ मारे, और लपके मतलब बहुत ज़ोर से उनकी तरफ आगे बढ़े। लेकिन इसके पहले कि वो उन्हें कुछ टच कर पाते, उन्हें क्या याद आ गया? कुछ याद आ गया और वो कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े कि ठीक है, बच्चे तो आज हमारी नकल उतार रहे हैं। आपको वो पता है ना कि जैसे टीचर्स डे जब होता है तब आपके क्लास में 11-12 के बड़े बड़े भैया और दीदी लोग जो होते हैं वो टीचर बन के आपके क्लास में आते हैं। वो भी टीचर बन के बहुत खुश होते हैं और आप लोग भी डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स को देख के बहुत खुश होते हैं। तो उसी तरह ये दोनों बच्चे भी जब बड़ों की तरह बिहेव कर रहे थे तो उन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा था। और भैया ने जब उन्हें ऐसे कॉपी करते हुए देखा अपनी बड़ों की, तो भैया को भी अचानक से हंसी आ गई। कुछ सोचकर भैया मुस्कुरा पड़े। भैया ने कहा, लेकिन हुजूरे आली यानी कि जैसे हम किसी को संबोधन करते हैं, बोलते हैं ना रेस्पेक्टेड मैम, रेस्पेक्टेड सर। तो जब किसी राजा को उनकी प्रजा संबोधन करती है तो भैया ने भी उसी अंदाज में बच्चों को कहा कि हुजूरे आली, दोस्तों के साथ खाकसार अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं जो गरीब इंसान हूँ, नाचीज़ हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने की बात पक्की कर चुका हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ तो फिक्स कर चुका हूँ। अब मैं उन्हें मना नहीं कर सकता, इसीलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। मतलब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे परमिशन दे दीजिए, परमिशन देने की मेहरबानी कर दीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। उन्होंने, बड़े भैया ने हाथ जोड़कर बच्चों से कहा। तो इन दोनों छोटे बच्चों से भाईजान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिल्म देखने के लिए इजाज़त मांगी, परमिशन मांगी। बस मैंने एक बार कह दिया कि बस मैंने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया, अब मुझे बार बार रिक्वेस्ट मत करो, ऐसा बच्चों ने कहा। उसने लापरवाही से कहा, उसने यानी कि आरिफ ने लापरवाही से, असावधानी से कहा, और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। दराज होकर यानी कि एकदम फैल के, जैसे पापा अखबार पढ़ते थे, पैर फैला के एकदम स्ट्रेट होके बैठ के अखबार पढ़ने लगे और भैया को मना कर दिया। उसी वक्त आपा भी, उनकी बड़ी दीदी भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत यानी कि बहुत ही, बिल्कुल ही भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। भारी साड़ी क्या होता है? जो बहुत ही एम्ब्रॉयडरी से, कढ़ाई वगैरह से भरी हुई होती है, एकदम जैसा हम मैरिज पार्टीज़ या फिर फंक्शंस में पहनते हैं ना, आपकी मम्मी भी पहनती होगी। एकदम हैवी साड़ी, जो वेट में हैवी तो नहीं है लेकिन बहुत चमचम करने वाली, एम्ब्रॉयडरी से भरी हुई, मिरर वर्क से भरी हुई साड़ी पहन के इन बच्चों की जो दीदी थी वो लचकती लटकती एकदम स्टाइल में हिलती डुलती ठाठ से, स्टाइल से कॉलेज जा रही थी। सलीम ने कहा, आप? सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। गौर से यानी कि बड़े ध्यान से अपनी दीदी का मुआयना किया, निरीक्षण किया, ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा अपनी दीदी को और कहा, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? कि आपने इतनी महंगी वाली, इतनी हैवी साड़ी क्यों पहनी है? आपसे नहीं संभाली जाएगी, शाम तक गारत हो आएगी। गारत यानी कि ये साड़ी खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आप जाओगे फंक्शन में, कहीं पे कुछ जूस वगैरह गिरा दोगी, नहीं तो कीचड़ लगा दोगी, मैला कर दोगी, फट जाएगा। इतनी भारी साड़ी नहीं पहननी चाहिए। इस साड़ी को बदल कर जाइए कि इस साड़ी को चेंज करके आप कोई और साड़ी पहनिए। आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना। वायल की साड़ी एक तरीके का हल्का कपड़ा वाला साड़ी होता है। तो इन बच्चों ने भी उनकी दीदी जो पहनकर जाना चाहती थी, एम्ब्रॉयडरी वाली एकदम हैवी मिरर वर्क वाली साड़ी, काम किए हुए भारी साड़ी, उसको उतरवा के ना पहनने की इजाज़त देते हुए अपनी बड़ी दीदी को कहा कि एक हल्की सी, सिंपल सी, वाइट कलर की प्लेन सिंपल साड़ी पहन के जाओ। फिर दीदी ने कहा, अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, यानी कि अब बहुत तुम लोग आदेश दे चुके हो, अब बंद करो। आपा चिढ़ गई, आपा उनकी बात से नाराज़ हो गई। दीदी ने कहा, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, कि हमारे प्रोग्राम है कुछ आज कॉलेज में। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की।
शिकने यानी कि जो उनके साड़ी में कुछ फोल्ड्स आ रहे थे उन्हें दुरुस्त किया, उन्हें ठीक किया। जैसे जब गर्ल्स साड़ी पहनती है तो अपने सामने जो उनकी प्लीट्स पड़ रही होती है ना, उन्हें ठीक करती रहती हैं कि सही तरीके से है या नहीं, इधर उधर मुड़ तो नहीं रही है। अपनी साड़ी पे पड़े हुए जो लाइंस थे उन्हें सही किया, अपने साड़ी के सामने पल्लू को, आंचल को, प्लीट्स को ठीक किया। दुरुस्त करना यानी कि ठीक करना। फिर आरिफ ने कहा, हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया? ठीक उसी तरह जैसे इनकी बड़ी दीदी इन बच्चों को डांटा करती थी। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। आपा को आज एहसास हुआ कि वो भी कुछ इसी अंदाज में बच्चों को डांटा करती थी। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवा कर निहायत ही यानी कि बिल्कुल ही बेकार कपड़ा पहनने का हुक्म लगाया करती थी। तो आज आपा को भी एहसास हुआ कि वो भी इन बच्चों को उनकी बात ना समझते हुए उनकी मनपसंद कुर्ते को, कमीज़ को उतरवा कर एक बेकार सा कपड़ा पहनवाती थी वो अपने दोनों छोटे छोटे भाइयों को। लेकिन आज जब वो छोटे भाई आपा की ही पसंदीदा भारी साड़ी को उतरवा कर वॉयल की साड़ी पहनने को बोल रहे थे, तब आपा को थोड़ा रियलाइज़ भी हो रहा था, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन वो समझ भी रही थी कि हाँ सही बात है, जैसा मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है तो शायद मेरे दो छोटे भाइयों को भी अच्छा नहीं लगता होगा जब मैं उनके फेवरेट कुर्ते को उतरवा कर एक बेकार सा कुर्ता पहनवाती थी। दूसरी सुबह हुई यानी कि एक दिन पूरा गुजर गया। दोनों बच्चों ने एक दिन के लिए बादशाह बन के सब पर अपना हुक्म चलाया। फिर वो सो गए और नेक्स्ट डे दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो क्या देखा उसने? आपा नाश्ते की मेज सजाए यानी कि टेबल पे ब्रेकफास्ट को सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। तो आज आपा ने दीदी को रोज़ की तरह बच्चों को झिंझोड़ कर यानी कि धक्का मार मार के नहीं उठाया। आज वो अपने छोटे भाइयों का इंतज़ार कर रही थी कि भाई लोग कब उठेंगे। अम्मी क्या कर रही थी? अम्मी आज खानसामा को हुक्म दे रही थी, हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। बाकी दिन तो मम्मी सिर्फ मसालेदार सब्जी ही बनवाया करती थी, लेकिन आज अपने रसोइया को बोल रही थी कि जो भी पकाओ हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ भी ज़रूर पकाओ। क्योंकि अम्मी को भी समझ में आ गया कि बच्चों को भी खाने के साथ क्या पसंद है, और जो बच्चों को पसंद है उनके पसंद का भी कोई ना कोई सामान ज़रूर बनवाना चाहिए। फिर क्या हुआ? अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे। तो आज भी अंदर जब आरिफ को गाने गाने का मूड हुआ तो भाईजान रोज़ की तरह उन्हें डांटने के बजाय खुद तबला बजाकर मेज़ पर, टेबल पर तबला बजाकर आरिफ का साथ दे रहे थे। आरिफ के साथ उनके साथ गाना गा रहे थे। और अब्बा सलीम से कह रहे थे, पापा सलीम से स्कूल जाते वक्त बोल रहे थे कि स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो। एक चवन्नी यानी कि 25 पैसे, 4 आना। स्कूल जाते वक्त अपने पॉकेट में डाल लिया करो, रख लिया करो, शायद काम आ जाए, काम नहीं आया तो वापस आ जाएगा। क्या हर्ज है, यानी कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नुकसान पड़ता है। यानी कि आज पिताजी का भी बिहेवियर चेंज हो गया था। तो इस तरह से दूसरे दिन सब लोगों के व्यवहार में अंतर देखा गया। सब लोगों को शायद रियलाइज़ हो गया था कि हर वक्त पाबंदी लगाने से, रोक टोक करने से, बच्चों पर गुस्सा करने से ही हर काम सही तरीके से नहीं चलता। कभी कभी बच्चों की बात, बच्चों के दिल की बात भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह बच्चों, छोटे बच्चों ने जो एक दिन की बादशाहत करके बाकी परिवार के सभी सदस्यों को ये बात समझाई कि वे लोग उन पर कुछ ज़्यादा ही हुक्म दे रहे थे, कुछ ज़्यादा ही पाबंदी लगा रहे थे। तो इन बच्चों ने भी अपने परिवार वालों को समझा दिया कि बच्चों पर हद से ज़्यादा पाबंदी लगाना भी सही नहीं है। बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। बच्चों को समझाना तो ज़रूरी है ही, उन्हें हर चीज़ सिखाना ज़रूरी तो है ही। उन्हें बच्चों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्यार से, झगड़े से, मारपीट से, पाबंदी लगाने से या फिर
ज़बरदस्ती अपना काम करवाने से नहीं। तो थी ना ये बहुत ही मज़ेदार कहानी, जिसे उर्दू में लिखा था जलानी बानो ने, और फिर उर्दू से हिंदी में इसका अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने। इस कहानी के शब्दार्थ को हम एक और बार फिर से देख लेंगे। वक्त यानी कि समय, तरकीब उपाय, तकरार झगड़ा, गुसल खाना स्नान घर, हरीरा शरबत, दालान घर का बरामदा, गारत खराब हो जाना, फौरन यानी तुरंत ही, एन उसी वक्त ठीक उसी समय, आपा को उर्दू में बड़ी दीदी, अपनी मर्जी से चू ना कर पाना यानी अपनी मर्जी से कुछ ना कर पाना, हाँकना यानी कि भेजना, जैसे हम जानवरों को चलने के लिए कहते हैं, चूजे मुर्गी के बच्चे, लिहाजा इसलिए, अब्बा पिताजी, खिदमत में सेवा में, दरखास्त पेश करना यानी कि प्रार्थना पत्र अर्जी देना या रिक्वेस्ट करना, अधिकार मतलब हक, झापड़ करना, झापड़ रसीद देना मतलब थप्पड़ मारना, बादाम का हरीरा यानी बादाम का शरबत, तौबा यानी हद है, कहर यानी कि विपत्ति, घूरना आंखें निकालकर क्रोधपूर्वक देखना, बेबस होना लाचार होना, तरमाल यानी कि बहुत ही रिच फूड, दूध घी मक्खन आदि से बनाया हुआ खाने का सामान, निवाला यानी कि एक बाइट, उतना खाना जितना हम एक बार में बाइट करके अपने मुंह में लेते हैं, शर्मिंदा होना लज्जित होना, गज़ल एक तरीके का गीत होता है, तुनक्कर जल्दी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर कुछ बोलना, दिमाग पिघलाना यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान करना, मुआयना करना जांच पड़ताल करना, खाकसार एक न्यू वर्ड पढ़ा हमने जो कि है रसोइया जो खाना पकाता है, शेफ़, मुआयना करना यानी कि जांच पड़ताल करना, दराज होना यानी कि कहीं पे लंबा होके पाँव फैला के बैठना। और इस तरीके से बहुत सारे शब्दार्थ हैं जो हमने अपने चैप्टर में पढ़े हैं। आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करके पॉज करके उन्हें अपने नोटबुक्स में लिख सकते हैं। तो यहीं पे हम अपना पार्ट 1 वीडियो ख़त्म करते हैं। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम अपने पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.